अरे 5 साल बाद लेना है तो टाइम है, लेकिन बिना पढ़ तो नौकरी ना मिली, ये भी आप कन्फर्म रहिए। ये आप सोचिएगा कि 5 साल हम तैयारी में बैठे, हम कोचिंग जाएम आएम घूमेम फिरेम तो नौकरी हमारा मिल जाए, फिर सीधा बैठिए आप जाइए पीछे वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, है ना। तो जाने आने से नौकरी नहीं मिलता है, समझे, पढ़ने से नौकरी मिलता है। कबू न कबू पढ़ी के पढ़ी तबे नौकरी मिली, ये बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। अगर आज नौकरी चाहिए तो अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। जब भी नौकरी चाहिए उससे पहले कम से कम 1.5 साल पहले से आपको सीरियस होना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर 2021 में नौकरी चाहिए तो 2020 से जो सीरियस है उसी को नौकरी मिलेगा 21 में। 2025 में लेना है तो अभी 1-2 साल मस्ती कर सकते हैं, टाइम है, पूरा पर्याप्त समय है ना। तो ये सब चीज़ को मतलब हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग सोचते हैं कि चलो मोतिहारी में बानी नौकरियाँ तो मिल ही जाए। ऐसा कोनो बात नहीं है कि नौकरियाँ मिल जाए, नौकरी नहीं मिल सकती। मोतिहारी में रहने से नौकरी नहीं मिलता है, पढ़ने से नौकरी मिलता है। चलिए, तो ये बैच जो हम लोग का है, ये बैच काफ़ी मतलब समझिए कि यूजफुल कहा जाता है, बहुत ज़रूरी आप बैच है। इसका एक एक क्लास और एक एक क्लास का एक एक मतलब क्षण हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। हर मिनट से सवाल आपको परीक्षा में आ सकता है, हर मिनट से, है ना। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें देखिएगा कि कौन सवाल कहाँ से आएगा, इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट हम लोग का मोस्ट VVI इस तरीके से समझना। इसीलिए किसी भी पॉइंट को नज़रअंदाज नहीं करना है। आप लोग को नज़रअंदाज कीजिएगा, फंसिएगा, बाद में कहिएगा सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पढ़े, तो ये आप लोग का प्रॉब्लम होगा। हम तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीक़े से समझिए। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी प्राचीन भारत में लगभग 4-5 टॉपिक 3-4 टॉपिक पढ़ लिए, तो उसका क्वेश्चन बैंक अब आप लोग बनाइए। क्वेश्चन बैंक हमें हम कह दिए, बिहार पुलिस का खरीदना जरूरी नहीं है, मार्केट में कोई किताब हो या किसी दोस्त के पास उसका जेरॉक्स करा लीजिए। 2-3 साल का सवाल ही उसमें दिया है, 1-2 बार का सवाल दिया हुआ है, उसको जेरॉक्स करा लीजिएगा, उसको तो जरूर रखिएगा। और साथ में SSC वाला, ठीक है, जो दरोगा का तैयारी कर रहे होंगे, BPSC का तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल वो लोग के लिए भी ये बैच काफ़ी यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अलग से तथ्य का भंडार आता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सब लोगों के लिए बैच है। बस नाम पर बिहार पुलिस का नाम इसलिए दिया गया है ताकि थोड़ा सा लोगों का अट्रैक्शन बढ़े। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, BPSC का क्वेश्चन उस दिन हम ला के आपको दिखाए थे। हम लोग जितना टॉपिक पढ़े उसी टॉपिक से 3 सवाल पूछे और तीनों सवाल आपके कॉपी में है ना। तो ये मत सोचिए, बस थोड़ा सा आप नज़रिया बदलिए, नज़ारा बदल जाएगा। आप दरोगा के लिए बैठे हुए, दरोगा का क्वेश्चन बैंक बनाइए ना, नहीं बने लेके आइए, इस बार नहीं बन रहा है, 2-4 को तथ्य इधर उधर होगा, लिखवा देंगे एक्स्ट्रा। मैंने इतना गारंटी है कि 75 से 80% सवाल BPSC तक का गारंटी दे रहे हैं आपके नोट्स से आएगा। और अभी हाल में एग्जाम भी हुआ आप लोग के बैच शुरू होने के बाद, और उस एग्जाम में जितना टॉपिक पढ़े हैं देख लीजिए कितना % सवाल आपके कॉपी से आया है, यही साक्ष्य होता है, ठीक है। पिछला एग्जाम का कह सकते हैं कि सर आप देख के पढ़ा दिए, आगामी एग्जाम को हमको नहीं ना पता है। तो आगामी कोई भी एग्जाम हो रहा है ना, उसमें GS का क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को देखिए, अगर उस टॉपिक से पूछा है तो आपके कॉपी में है कि नहीं है, बस विश्वास आप बनाए रखिए, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। हम लोग मगध राजवंश शुरू कर दिए थे ना। चलिए, जिनका छूट गया परेशान नहीं हुई, वीडियो है हम दे देंगे आप लोग को, जिनका भी छूट रहा है वीडियो दे देंगे, या फिर टाइम निकाल के आप लोग को एक दिन बुला के पढ़ा भी देंगे, जैसे होगा। लेकिन हाँ, आप लोग सीरियस पहले हो जाइए। आप लोग जितना सीरियस रहिएगा उससे ज़्यादा हम जरूर सीरियस रहेंगे, लेकिन आप लोग अगर सीरियस नहीं रहिएगा तो फिर हमको पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। जो बात है यही सच्चाई है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा तैयारी करें तो आप लोग भी घर पे थोड़ा रिवीजन कीजिए। इतना कम पढ़ाते हैं, अभी ज़्यादा पढ़ा कहाँ रहे, अभी अब शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो उतना कंप्लीट करके घर से आइए। चलिए, हम लोग कहाँ थे? बिंबिसार हो चुका था ना, लास्ट पॉइंट पढ़िए, छूटा तो नहीं ना है। एक मिनट, लास्ट पॉइंट पढ़िए ना कोई एक आदमी। अच्छा, मार दिया। चल, 92 ईस्वी में, 52 की 92, 92, हाँ 92 ईसा पूर्व में हुआ। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, अजात शत्रु। टॉपिक चेंज कीजिए, अजात शत्रु हेडिंग दीजिएगा, अजात शत्रु। ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं 492 ईसा पूर्व से 460, 492 ईसा पूर्व से
492 BC से 460, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। ध्यान दिया जाए, परीक्षा उपयोगी बात करते हैं। तो हर्यक वंश का संस्थापक हो गया बिंबिसार, उसका बेटा था कौन? अजातशत्रु। इसके बचपन का नाम कुणिक था। क्या नाम था? कुणिक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? कुणिक था। ठीक है। पिता की मृत्यु के पश्चात ये शासक बन रहा है। देखिए, ये सब जो वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी का अगर साहित्यिक स्रोत का बात करें तो जनरली हम लोग को बौद्ध ग्रंथ या जैन ग्रंथ मिलता है, बाकी किसी इतिहासकार का टिप्पणी उपनी नहीं मिलता है। हाँ, आगे हम लोग देखेंगे जब यूनानी आक्रमण होता है तो कुछ यूनानी इतिहासकार लोग कुछ अपने यहाँ के ग्रंथों में यहाँ का चर्चा किया है, तो वो भी यूनानी थे, तो कभी दूसरे देश का बड़ाई तो नहीं करेंगे, तो पक्षपात किए होंगे, तो सही साक्ष्य वो भी नहीं हुआ। और दूसरा जो बौद्ध ग्रंथ, और आगे भी काम आएगा, ये जो साक्ष्य की हम चर्चा कर रहे हैं इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। 100% रट्टू नहीं बनना है, 25% इस बच में रट्टू बना रहे हैं। अब फाउंडेशन पर 1% रट्टू नहीं बनाते हैं, लेकिन इसमें 25% खुलेआम कहते हैं रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा हर चीज़ को समझा के बढ़ाएं, लेकिन फिर भी हम 75% कोशिश करेंगे क्लास में आपको याद हो जाए। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ जो ग्रंथ हैं, ये भी पक्षपात किए। मतलब कि जैसे कि देखिए पक्षपात कैसे किया जाता है। मान लिया आप तेज तरार लेके आए, ठीक है, कुछ भी है, आप मेरे यहाँ पढ़ने आए, कल के रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि बहुत लड़का पहले बचपन में बहुत कमजोर लड़का था, लेकिन जब से मेरे यहाँ आया ना तेज हो गया। इसमें हम आपका बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपना बड़ाई कर रहे हैं कि मेरे यहाँ आया तो तेज हो गया, मतलब आप तेज होने के पीछे कारण मैं हूँ। तो उसी तरह बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है। जो राजा बौद्ध धर्म को अपना लिया तो कहेगा कहा पहले खराब आदमी था लेकिन बाद में अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया? क्योंकि उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीका से थोड़ा सा ग्रंथों में भी पक्षपात मिलेगा। जैसे आगे देखेंगे हम लोग अशोक के बारे में, तो अशोक को चंड अशोक कहता है बौद्ध ग्रंथ कहता है चंडाल था, खूनी था, 99 को भाई के मार के राजा बना था, लेकिन जैसे बौद्ध धर्म का संरक्षण में आया सही सुनी हो गया। ठीक है। तो अजातशत्रु पर भी बहुत सारा आरोप है कि उसने पिता को मारा, ये किया वो किया 50 को, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार ये सहमत है इस बात के कि अजातशत्रु ने अपने पिता को काफी परेशान किया था वृद्धावस्था में, और उसकी परेशानी के वजह से उसके पिता की मृत्यु हुई थी, इसलिए अजातशत्रु को हत्यारा भी माना जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, अजातशत्रु को हत्यारा भी इतिहासकार कहते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि बिंबिसार ने अपने शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए उसने न केवल कूटनीति का सहारा लिया, न केवल युद्ध का सहारा लिया, बल्कि वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया। और बौद्ध ग्रंथ महावग में उसको 500 से ज्यादा रानियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 3-4 गो रानी का हम नाम लिखाए थे, जिसमें से याद होगा कौशल नरेश, प्रसेनजीत की बहन महाकोसला, है ना। तो इस तरीका, तो जितना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था बेचारा बिंबिसार की शासन में सहयोग मिलेगा, ससुर जी हो जाएंगे, झगड़ा नहीं होगा, टेंशन कम होगा, सहयोग मिलेगा, कुछ दहेज वहेज मिलेगा, मिला भी, ये सब मुसीबत साबित हुआ अजातशत्रु के लिए, सब मुसीबत साबित होगा। जैसे कि अगर बताएं तो सबसे पहला उसने जो शादी किए थे कौशल नरेश किसकी? प्रसेनजीत की बहन महाकोसला। अब क्या हुआ कि बिंबिसार की तो मृत्यु हो गई, अब मृत्यु के बाद महाकोसला अपने भाई के यहाँ चली गई, और भाई के यहाँ वो चली गई तो महाकोसला ये प्रसेनजीत बोला भाई हम दहेज में अपने दामाद को न दिए थे, सॉरी बहनोई को दिए थे काशी, तू छीन लिया। अजातशत्रु बोला काहे ले गए, हमारा बाबूजी के है, तो दोनों में हो गया बस। तो भयानक संघर्ष हुआ, पहला युद्ध हुआ अजातशत्रु का किसके साथ? कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ। दोनों एक दूसरे से कमजोर नहीं थे, भयानक युद्ध चला। अंततः प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वजीरा का शादी अजातशत्रु से कर दिया और फिर दहेज के रूप में काशी दे दिया। इस तरह से कौशल निपट गया। बात ध्यान से सुनिए, अब रिलेशन मत जोड़िएगा, रीजनिंग वाला काम मत कीजिएगा, जो होगा सो होगा, है ना। बस हम लोग को तथ्य है कि कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी बहन का शादी बिंबिसार के साथ किया था, आज जब उसका बहनोई मर गया तो उसने काशी ले लिया। अब काशी ले लिया, अजातशत्रु भड़क गया, अब भड़क गया तो उसने कौशल पर अटैक कर दिया, फिर दोनों के बीच एक भयानक संघर्ष हुआ। अंत में देखा कोई किसी से कमजोर नहीं है, अंततः प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वजीरा का शादी किसके साथ? अजातशत्रु के साथ करके फिर से काशी को, लिखिए पहला पॉइंट,
लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना। कंटिन्यू इसी में लिखिए, उसे कुणिक भी कहा जाता है। उसे कुणिक भी कहा जाता है। उसे कुणिक भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अजातशत्रु का पहला संघर्ष कौशल नरेश कौन थे? प्रसेनजित के साथ हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ हुआ। अंततः, फुल स्टॉप, कंटिन्यू, अंततः दोनों में संधि हो गई। अंततः दोनों में संधि हो गई। दोनों में संधि हो गई। फुल स्टॉप, कंटिन्यू, कंटिन्यू। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा, व आकार जीरा, वजीरा। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः क्या? काशी लौटा दिया। तथा पुनः काशी लौटा दिया। चलिए अब ध्यान दीजिए, दूसरा संघर्ष उसका वजियों के साथ हुआ। जैसा कि जानते हैं, चेटक की पुत्री चेल्ला या छलना के साथ विवाह हुआ था बिंबिसार का, ठीक है ना। तो इस युद्ध का कारण इतिहासकार इस युद्ध के कारण को लेकर थोड़ा मतभेद है। मुख्य रूप से दो कारण पता चलता है कि पहला कारण यह था, जो बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है, कि पाटलिपुत्र के पास में जो गंगा नदी है, वहां पर उस गंगा नदी के किनारे हीरा का खान था। तो हीरे की खान को लेकर के दोनों के बीच लड़ाई हुआ। वजियों के साथ जो संघर्ष हुआ अजातशत्रु का, उसका मुख्य कारण क्या था? हीरो की खान को लेकर के। दूसरा बताते हैं कि नहीं, चेटक की पुत्री जो चेलना थी, उसका दो बेटा था। एक का नाम था हल, दूसरे का नाम था बेहल। एक का नाम था हल, दूसरे का नाम था बेहल। और इसको अपने पिता यानी बिंबिसार से एक मोती का बहुत सुंदर हार मिला हुआ था, और साथ में हाथी भी मिला हुआ था पिता के तरफ से। तो जैसे बिंबिसार मरा, तो चेलना क्या कि अपनी दोनों बेटवा को लेके चली गई अपने पिता के पास, चेटक के पास। यानी कि उसके कौन हो गए? वो नाना जी हो गए। हाँ, तो नाना जी के पास हल बेहल हाथी, जिसका नाम था शेनाग। हथिया का नाम भी मिलता है इतिहास में, शेनाग। हथिया हीरे का हार लेके भाग गया। अजातशत्रु बोला भाग गई, अच्छा कोई, लेकिन हथिया काहे लेके गई है ना, हारवा काहे लेके गए? चल लौटाओ। ना लौटेलन सब। नानवा कहल ना देम तो ना देम भाई, ये तो एक बाप से मिलल बा, काहे देम हम, है ना। तो इस तरीके से करके दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन यहाँ वजी बीच पड़ रहा था लड़ाई में, वजी ज्यादा शक्तिशाली था। तो अंततः अजातशत्रु सोचा कि इसको ऐसे नहीं हराया जा सकता है, इसके लिए हमको कूटनीति का सहारा लेना होगा। तो उसने अपने एक मंत्री वस्कार, जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, वस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, वस्कार को भेजा वजी संघ में, और वहां जाके उन लोगों में फूट पड़वा दिया। और एकदम आधुनिकतम हथियार उस जमाने के लिए, है ना, रथ, मुसल, महाशील, कंटक,
बाहुबली देखे होंगे, पथरवा जो नहीं फेंक रहा है ना, उस टाइप का उसने हथियार तैयार किया, उस समय के लिए नया था। और इसी वजियों के साथ संघर्ष में उसने रथ मुसल महाशिल कंटक का प्रयोग किया और वजियों को परास्त किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौशल के साथ संघर्ष उतना इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के लिए, फिर कह रहे हैं, लेकिन वजियों के साथ संघर्ष मोस्ट वीवीआई है। कारण यह है कि इसमें उसने रथ मुसल महाशिल कंटक परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, किस युद्ध में उसने प्रयोग किया था, तो वजियों के साथ संघर्ष में। अपने मंत्री वस्कार को भेज करके फूट पड़ाया था, कहां पर, वजी संघ में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ध्यान से। अजात शत्रु का दूसरा प्रमुख संघर्ष, हाँ दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। अजात शत्रु का दूसरा प्रमुख संघर्ष वजियों से हुआ। दूसरा प्रमुख संघर्ष वजियों से हुआ, वजियों से हुआ। इस युद्ध में अजात शत्रु ने कूटनीति से काम लिया। इस युद्ध में अजात शत्रु ने कूटनीति से काम लिया। सर्वप्रथम, अब यहां थोड़ा रुक जाइए। सर्वप्रथम एक सवाल काफी चर्चित है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, उदयन था। लेकिन इसी सवाल को घुमा के बीपीएससी ने पूछा था, पाटलिपुत्र में किला का निर्माण किसने कराया था, तो उदयन नहीं कराया था, अजात शत्रु कराया था। पाटलिपुत्र का संस्थापक नो डाउट आप उदयन जवाब दीजिए, पाटलिपुत्र को बसाया, नगर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन किला शब्द आ जाए कि पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम किला किसने निर्माण करवाया था, तो अजात शत्रु ने कराया था। इसी वजी मैंने कौन सी है, वैशाली, हाजीपुर, गंगा ये पार वाला एरिया है ना, जैसे हम लोग पटना जाते हैं ना तो सेतु पार करते हैं, तो उधर का राज हो गया मगध का, इधर हो गया वजियों का, है ना। तो वहीं पाटलिपुत्र नदी के ऊपर उसने बहुत बढ़िया किला बनवाया था, बाद में उसी को डेवलप करके उदयन ने उसको शहर के रूप में बसा दिया था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन होगा, ठीक है, लेकिन वहां पूछ दे कहीं तोड़ के कि किला का, पाटलिपुत्र में किला किसने बनवाया, तो आपका जवाब होगा अजात शत्रु, ठीक है। लिखिए कंटिन्यू, क्या लिख रहे थे। सर्वप्रथम उसने युद्ध क्षेत्र के निकट रहने हेतु, युद्ध क्षेत्र के निकट रहने हेतु गंगा नदी के तट पर, युद्ध क्षेत्र के निकट रहने हेतु गंगा नदी के तट पर एक किला बनवाया। गंगा नदी के तट पर एक किला बनवाया, जो बाद में पाटलिपुत्र के महान नगर में, जो बाद में पाटलिपुत्र के महान नगर में परिवर्तित हुआ। पाटलिपुत्र के महान नगर में परिवर्तित हुआ, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। इसके बाद उसने अपने मंत्री वस्कार, व संयुक्त को आकार र, अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वजी संघ में फूट डलवा दी। वस्कार को भेजकर वजी संघ में फूट डलवा दी। वजी संघ में फूट डलवा दी। साथ ही इस युद्ध में अजात शत्रु ने प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। महाशिलाकंटक का प्रयोग
किया। चलिए अब आप लोग को बताना है अजातशत्रु के समय में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था, पढ़ा चुके हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, कब हुआ था? 483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कौन गुफा में हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में। कौन गुफा में हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है ना, ये सब हम लिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब हो चुका है, बहुत सब संगति पढ़ाए होंगे तो वहां सब बात की चर्चा कर दिए, रिपीट से बचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हेडिंग चेंज कीजिए, लिखे उदाइन। जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें से आगे बढ़ा जाए। अगला शासक, शासक का नाम सब लिखाएंगे, कारण कि हो सकता है 4 गो राजा का नाम दे दे, अब बोले कि इसको क्रमानुसार सजाइए, है ना। तो उस उदयन या उदयभद्र, उदयभद्र है ना, इसका शासनकाल लिख सकते हैं 460 बीसी से 444 बीसी। उदयन या उदयभद्र 460 बीसी से 444 बीसी के बीच में इसने शासन किया है। चलिए लिखिए पहला पॉइंट। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन है ना शासक बनता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट सॉरी। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का राजा बना। उदयन मगध का राजा बना। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। उदयन के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना, उदयन के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना पता है, अभी बताया ना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, है ना, याद रखिएगा। उदयन के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर। उदयन के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र का एक और नाम मिलता है इतिहास में, कुसुमपुरा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, हो सकता है ऑप्शन में कुछ चेंज कर दे। कुसुमपुरा, ब्रैकेट में कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। उसने कंटिन्यू राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। हेडिंग दिए, हर्यक वंश का अंत। हर्यक वंश का अंत। हर्यक वंश का अंत। लिखिए पहला पॉइंट, हर्यक वंश के शासकों ने 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। दूसरा पॉइंट, इस वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। इस वंश का अंतिम राजा नागदशक। इस वंश का अंतिम राजा नागदशक था। इस वंश का अंतिम राजा नागदशक था। चलिए हेडिंग चेंज कीजिए, हेडिंग दे शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद मगध में शासन कौन सा वंश किया? शिशुनाग वंश।
नाम वंश का नाम हो याद रही तक काम चल जाए। कौबेर परीक्षा में पूछ ले बा हर्यक वंश के बाद कौन वंश शासन किया है? शिशुनाग वंश। ब्रैकेट में लिखे 412 ईसा पूर्व से 344, 412 बीसी से 344 बीसी तक जो शासन किया है वो है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। तो जैसा कि आप लोग अभी तक समझ गए कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नाग दशक। तो नाग दशक को मार करके शिशुनाग नामक व्यक्ति ने इस वंश को स्थापित किया था। लिखिएगा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए शिशुनाग नामक व्यक्ति ने, शिशुनाग नामक व्यक्ति ने हर्यक वंश के अंतिम राजा, हर्यक वंश के अंतिम राजा नाग दशक को मारकर, हर्यक वंश के अंतिम राजा नाग दशक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की। दूसरा पॉइंट, शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात, शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र, शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, कालाशोक को आकार लो आकार, कालाशोक, शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना, कालाशोक राजा बना। फुल स्टॉप, कंटिन्यू। पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण VVI, पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। चलिए अब कालाशोक के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज आप लोग जानते हैं। थोड़ा गेट ओपन कर दीजिए, है ना, बंद कर दीजिए, लगा दीजिए तो, है ना। तो जो कालाशोक से संबंधित सवाल है, पहला इंपॉर्टेंट सवाल, कालाशोक का संबंध किस वंश से है? तो जल्दी भर पड़ेगा, शिशुनाग वंश से है। कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था? शिशुनाग का। पूछेला परीक्षा में, कर्मानुसार सजाओं में दे दी चाहिए मन को, तो नाम ध्यान में रखें हम लोग। कालाशोक चर्चित नाम है। तो कालाशोक का संबंध किस वंश से हो गया? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी हो गया कालाशोक। इतना ध्यान में रखिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बन सकता है वो है बौद्ध धर्म का द्वितीय संगति किसके समय हुआ था? कब हुआ था? 300, हाँ, कहाँ हुआ था? सब याद है ना? तो इसको हम नहीं लिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखे। इस वंश का, हाँ नहीं, तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। इस वंश का अंतिम राजा, इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन था। इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। चलिए नेक्स्ट हेडिंग चेंज कीजिए, नंदवंश, नंदवंश, नंदवंश। अब ध्यान दीजिए, नंदवंश के इतिहास में काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा में ये सब सवाल आता है, नंदों का महत्व, नंद के शासन का महत्व, तो नंद प्रथम ऐसा वंश था जो वैश्य था। क्योंकि उत्तरवैदिक काल में जाति प्रथा इतनी ज़्यादा कठोर हो गई कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों के अलावा दूसरे का शासन करना एक तरह से असंभव हो गया। उस परिस्थिति में नंदों ने मगध में शासन किया था। तो यही नंद वंश का सबसे बड़ा महत्व है, ठीक है ना। और दूसरी प्रमुख बात है कि शिशुनाग वंश के बाद आप लोग के परीक्षा के लिए जिस राजवंश ने मगध में शासन किया था उसका नाम क्या है? नंद वंश। तो पहला पॉइंट हो बनता है, यहाँ से लिखिएगा, लिखिएगा शिशुनाग वंश के बाद, शिशुनाग वंश के बाद
नंद वंश ने शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने मगध में शासन किया। नंद वंश ने मगध में शासन किया। अच्छा, जहां हेडिंग दिए नंद वंश ना, वहां लिख दिए 344 बीसी से 324 बीसी। 344 बीसी से 324 बीसी हो गया। समय काल भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए। नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद था। नेक्स्ट पॉइंट, महापद्म से तो बहुत सारा तथ्य है, बट आपकी परीक्षा के लिए उतना इंपॉर्टेंट उतना ही है। एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, महापद्मनंद, महापद्मनंद एक शक्तिशाली शासक था। महापद्मनंद एक शक्तिशाली शासक था। उसे कली का अंश, उसे कली का अंश इन्वर्टेड कोमा में डाल दीजिएगा और कॉमा भी दे दीजिएगा लास्ट में। उसे कली का अंश कॉमा सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसको भी इन्वर्टेड कोमा में डाल दीजिए, कॉमा दे दीजिए, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कॉमा दूसरे परशुराम का अवतार, दूसरे परशुराम का अवतार, दूसरे परशुराम का अवतार, दूसरे परशुराम का अवतार। आदि उपाधि दी गई है, आदि उपाधि दी गई है, आदि उपाधि दी गई है। चलिए, इस वंश का जो अंतिम राजा था वो काफी चर्चित है और उससे परीक्षा में भी प्रश्न आ सकता है, और वो था घनानंद। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। ये काफी फेमस है और अगला टॉपिक भी यही डिसाइड करेगा, और अगला टॉपिक का आधा कहानी इसी में है, घनानंद में ही है। तो ध्यान दीजिए, घनानंद, घननंद, बहुत घनानंद भी मिलेगा, घननंद भी मिलेगा, और नामे से क्लियर है धननंद, घ को ध भी पढ़ सकते हैं। धननंद माने एक नंबर महान लोभी लालची शासक था। ऐसे भी वैश्य का शासन था, बुरा मत मानिएगा, वैश्य लोग, हमहू वैश्य हैं तो वैश्य लोग थोड़ा सा कंजूस होता है, पैसा कमाने का 1000 बुद्धि आपको लगाएगा। तो ये वैश्य था, ओरिजिनल वैश्य था, लेकिन ऐसा नहीं है, काफी शक्तिशाली था ये। इसके पास कहा जाता है उस समय के, भारत छोड़ दीजिए, इसे सिकंदर डर गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। अब आगे सिकंदर डरा था कि थका था, वो तो कहानी आगे हम बताएंगे तो उसमें समझाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। एक विचार यह भी है कि सिकंदर भी घनानंद की शक्ति से, सिकंदर और उसकी सेना घनानंद की शक्ति से डरे हुए थे, इसलिए उसने मगध पर आक्रमण नहीं किया। ये तो सच्चाई है कि सिकंदर ने मगध पर आक्रमण नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, तो जितना इतिहासकार उतना मुंह उतना बात, लेकिन उनमें एगो यो बात बा कि सिकंदर और उसकी सेना घनानंद की शक्ति से डरे हुए थे। हुआ क्या कि हम लोग का जो भारत का देखिएगा उत्तरी पश्चिमी वाला हिस्सा है, वो विदेशियों के लिए जो है काफी आक्रमण के लिए सबसे मुख्य मार्ग रहा है ना। ये वाला एरिया जो आज पाकिस्तान में भी चला गया, ये वाला, इधरे से ज्यादातर विदेशी आक्रमण हुआ है भारत में। इधर आपको मध्य एशिया पड़ता है ना, इधर से ही पर्सिया, ईरान वगैरह उस समय का यही आक्रमण था। तो इस समय इस एरिया में थे तक्षशिला वगैरह राज्य था, जो शक्ति के दृष्टिकोण से नहीं लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से काफी प्रसिद्ध था, समझे। तो जब सिकंदर का आक्रमण भारत पे होता है, तो इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक गुरु जी होते हैं जिनका नाम होता है चाणक्य, विष्णुगुप्त,
कौटिल्य, एक व्यक्ति तीन नाम, तीनों फेमस है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो इनको लगा कि इस सिकंदर का अगर सामना कोई कर सकता है तो वो कर सकता है मगध का राजा। और उस समय किसका शासन था? घनानंद का शासन था। तो यहां से वे चल दिए मगध सम्राट से मिलने और यह विनय करने कि इस विदेशी आक्रमण से, इस विदेशी दास्ता से भारत को आजाद आप ही करा सकते। अब क्या था कि कौटिल्य देखने में तनी नाटा था, रंग में काला था, कुरूप था। और घनानंद बहुत अहंकारी राजा था। वो विद्वानों का सम्मान नहीं करता था, धन का सम्मान करता था। धन के बात लेके जाइए अच्छा लगता था उसको, विद्वानों से उसका कोई विशेष मतलब नहीं था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि घनानंद धन के अर्जन करने के लिए पत्थर पर टैक्स लगा दिया था। पेड़ के छाल जना गरीब आदमी छीलेला, ऊपर टैक्स लगा दिया था। और गंगा नदी के नीचे गुफा बना के वो पैसा रख लेता, इतना पैसा उसके पास था, लेकिन साथ में सेनू रख लेता, है ना। तो विष्णुगुप्त कौटिल्य को लगा कि यही वो व्यक्ति है जो हम लोग को दास्ता से मुक्त करा सकता है। फिर किसी तरह से वो पाटलिपुत्र, मगध साम्राज्य की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र हो चुकी थी, तो पाटलिपुत्र पहुंचे। और पहुंचे फिर दरबार में, पहले तो उनको जाने ही नहीं दिया, फिर किसी तरह साम दाम दंड भेद लगा के, मैंने घूस तूस दे करके किसी तरह चाणक्य जो है घनानंद के दरबार में पहुंचे। पहुंचने के बाद घनानंद पूछे क्या बात है भाई, कौन आदमी है, इतना खड़ी आदमी को तुम लोग मेरे सामने ला दिया। शुरुआते से अपमान शुरू हुआ, फिर भी चाणक्य ने अपना आपा नहीं खोया और बहुत शालीनता के साथ उन्होंने अभिवादन किया और अभिवादन करके अपना परिचय दिया कि हम तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हैं और मुझे आपके बारे में पूरी जानकारी है। भारत जो है, अखंड भारत आपके क्षेत्र का भी हिस्सा है, आपके भूभाग का हिस्सा है ना, ये भारतीयों का है। सो आप इस पर विदेशी आक्रमण हुआ है, थोड़ा सा आप उससे मुक्ति दिलाइए और आप में वो क्षमता है। लेकिन घनानंद को उससे कहा कि हमरा उससे कहा मतलब, वो कौना राज्य कितना दूर बाटे, उससे हमको मतलब नहीं है, हम फुट के, और बहुत अपमानित करके उसको भगा दिया। अब चाणक्य को अपमान किया, बहुत ज़्यादा अपमानित किया। अब चाणक्य सोचा कहाँ जाए ना जाए, क्या करे नहीं करे, समझ में नहीं आ रहा था। इसी मतलब मदहोशी में बेचारा निकला अपमानित अवस्था में, और निकल के वो तक्षशिला की ओर जा रहा था। तब तो पटना में ही उसको कुछ बच्चे खेल खेल रहे थे। उस देखा ध्यान से, तो एक बच्चा उसमें से क्या करता था कि 4-5 गो लड़का से किला बनवाता था माटी का। किला बनवाता था, किला बनाने के बाद खुद जाता था और सबको मार के किला को तोड़ देता था। और फिर कहता था तुम लोग फिर से किला बनाओ। और फिर जब लड़का से किला बना देता था, ये आता था उधर से दौड़ते 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 चारों को मार देता था, फिर जाकर किला को तोड़ देता था। चाणक्य को लगा ये तो बड़ी प्रतिभावान बालक है। और जो खेल खेल रहा था लड़का सब, उस खेल का नाम है राजकीलम, राजकीलम, है ना। तो इस खेल से चाणक्य बहुत प्रभावित हुआ और उस बच्चा का पास गया, बच्चा से परिचय पात्र हुआ और उस बच्चा के थ्रू उसके पिता से मिला, जो उसके अपने पिता नहीं थे, एक शिकारी का बेटा था, है ना। शिकारी का भी बेटा नहीं था, वो भी चाणक्य कहाँ से कैसे कैसे करके क्या हुआ था, लेकिन ओवरऑल उस समय उसका लालन पालन एक शिकारी कर रहा था। तो उस शिकारी के हाथों 1000 का सार्पण दिया, सिक्का दिया और उसको खरीद लिया और खरीद के ले गया तक्षशिला और वहां पर जाकर के उस बालक को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी और एकदम निपुण बना करके तब जाके सर्वप्रथम उसने उत्तर पश्चिम भारत को उस व्यक्ति से, जिसका नाम चंद्रगुप्त था, जिस बच्चा को पालन पोषण करके बड़ा किए, वो कौन था? चंद्रगुप्त था। और उसी चंद्रगुप्त की मदद से सर्वप्रथम उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत को विदेशी दास्ता से आजाद कराया और उसके बाद मेन शत्रु थे जो उनका अपमान किए थे, मगध का राजा घनानंद। उस घनानंद पर भी अटैक हुआ, लेकिन बाद में, पहले नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया इतना। लेकिन नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था, जो सिकंदर का समकालीन था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज कहा है। अग्रमीज, ध्यान दीजिए, अग्रमीज कहा है। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, घनानंद एक
शक्तिशाली शासक था। घनानंद एक शक्तिशाली शासक था। उसके पास असंख्य सेना थी, उसके पास असंख्य सेना थी, किंतु वह एक महान लोभी शासक भी था। वह एक महान लोभी शासक भी था। धन संग्रह करना, फुल स्टॉप कंटिन्यू, धन संग्रह करना उसका नशा था। धन संग्रह करना उसका नशा था। साथ ही धन संग्रह करना उसका नशा था, फुल स्टॉप। साथ ही वह विद्वानों का आदर नहीं करता था। साथ ही वह विद्वानों का आदर नहीं करता था। उसने विद्वानों का आदर नहीं करता था, फुल स्टॉप। उसने अपने समय के प्रतिष्ठित ब्राह्मण विद्वान चाणक्य को अपमानित किया था। उसने अपने समय के प्रतिष्ठित ब्राह्मण विद्वान चाणक्य को अपमानित किया था। फलतः चाणक्य ने अपने इस अपमान का बदला लेने और लोगों को लोभी शासक से मुक्ति दिलाने के लिए, चंद्रगुप्त की सहायता से उसकी हत्या करवा दी। चंद्रगुप्त की सहायता से उसकी हत्या करवा दी और मगध में उसकी हत्या करवा दी और मगध में एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। और मगध में एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। चलिए अगला हेडिंग होगा मौर्य वंश। लेकिन एक काम करते हैं ना, मौर्य वंश से पहले हम लोग कुछ विदेशी आक्रमण पार्ट 1 है ना, उसको पढ़ लेते हैं, जिसमें सिकंदर का आक्रमण मुख्य होगा। क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के कई वर्ष बाद में चंद्रगुप्त शासक बना है। सिकंदर का आक्रमण पहले होता है, तो हम लोग क्रमानुसार पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो सॉरी, हेडिंग काटिए मौर्य वंश, लिखिए विदेशी आक्रमण पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए लिखा रहे हैं कि बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि फिर आपको मौर्य वंश जब दुर्बल होगा ना, तो फिर विदेशी आक्रमण शुरू होगा, है ना। तो उस समय का प्रथम आक्रांता कौन था, है ना, वो सवाल अलग होता है। मौर्योत्तर काल में, अभी खाली हेडिंग दीजिए ना, विदेशी आक्रमण। चलिए आज रहने दिया जाए, इतना पहले इतना इसको पचाइए, बहुत है, ऐसा नहीं है ना। तो सिलेबस का चिंता नहीं कीजिए, सिलेबस तो हम लोग भिड़ जाएंगे तो मैंने 5 से 10 दिन में हम आपको हिस्ट्री खत्म कर देंगे, लेकिन उसको पचाना भी ना है। तो देखिए जितना टॉपिक अभी पढ़ा दिए, जौगो वंश पढ़ा दिए हैं,
मत घबराइए, इतना ही काफ़ी है, सवाल बनाइए, पता चल जाएगा, इससे बाहर सवाल नहीं आता है। जितना टॉपिक अभी तक पढ़ा दिए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल मिले, लेकिन मन गढ़ंत सवाल नहीं बनाना है। याद रखिएगा, जीएस अथाह सागर है, डूब जाइएगा लेकिन अंत नहीं मिलेगा जीएस का। कितनों पढ़ लीजिएगा जीएस, कोई व्यक्ति कह दे हम जीएस में संपूर्ण है, उसका मतलब वो बुड़बक है। जीएस हर बात जी के जीएस है, आप कितना रट्टा मारिएगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना, सबसे बड़ा मार्गदर्शक हम लोग का क्वेश्चन बैंक होता है। सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक से सवाल बन रहा है, आप एकदम कंफर्टेबल मूड में रहिए। नहीं क्वेश्चन बैंक से सवाल बन रहा है तो दिक्कत है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन अगर जनरल कंपटीशन का देखा जाए तो एसएससी का होता है, भारत सरकार वाला, और उसी पैटर्न को फॉलो सब स्टेट करता है, ज़्यादातर स्टेट उसी को फॉलो करता है। और जो लोग थोड़ा सा हायर में जैसे दरोगा और बीपीएससी के सेंस से बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनका भी काम चलेगा। वे लोग आईएएस पीसीएस घटना चक्र वाला 4 गो किताब आएगा, अलग अलग विषय का अलग अलग देता है वो, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और विज्ञान, ये 4 पढ़िए। जो बीपीएससी का क्वेश्चन हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, सवाल लेके आइए, हम चारों घटना चक्र से मिला के आपको बता देते हैं। 80% प्लस क्वेश्चन रिपीटेड है, 80% प्लस क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस सेट से ना मिली, हु बहु शब्द ले मिल जाएगा, ऑप्शन ले मिल जाएगा, है ना। तो ये इतना बड़ा मंत्र है और इतना साधारण मंत्र हो गया, इतना हम प्रचार कर दिए, फिर भी आप लोग नहीं पढ़िएगा तो आप जिम्मेदार हैं, हमारा कोनो गलती नहीं है। तो घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक अगर संभव हो तो उसको भी बनाइए, ठीक है। चाहे बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, हम कह रहे हैं ना बनाइए, नहीं बनेगा हम है ना, ठीक है। इस तरीका से ठीक है, आज के लिए इतना रहने दिया, तो कल मिलते हैं।